दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमास एकेडमी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर के आ गए नया चैप्टर जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, जो कि वन शॉट में खत्म होगा और एक क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए है। ये याद रखना, बेसिक चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि बाकी के एडवांस चीज़ें क्लास 12th के लिए छोड़ दी गई है। मतलब ये चैप्टर क्लास 12th में भी रिपीट होगा और वहाँ पे तुम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ोगे। यहाँ पे हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में देखना है इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स, रेडियो एक्टिविटी क्या क्या है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अल्फा बीटा गामा एमिशन, ये सब चीज़ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इस चैप्टर की होती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस से। तो पहली चीज़, एटम क्या चीज़ है? देखो, दुनिया की सबसे छोटी एंटिटी जिसे तोड़ा ना जा सकता हो वो एटम है। हालांकि एटम को भी तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं तोड़ा जा सकता। मानते थे पहले कि द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एटम, कि दुनिया की हर एक चीज जिससे ही मिलकर बनी है वो एटम है। और एटम एक छोटी से छोटी चीज है जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब एटम की डिस्कवरी की कैसे गई होगी? तो सर जे जे थॉमसन ने 1898 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है और एक ये फंडामेंटल पार्टिकल है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज होता है जो कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम का ऑर्डर का होता है। इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया उन्होंने। उसके बाद सन 1911 में रदरफोर्ड साहब ने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि एटम के सेंटर में एक कोर पे, एटम के कोर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो सबसे स्मॉल लेकिन हैवी होता है और इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो वहां से आइडिया आया, रदरफोर्ड साहब को आइडिया आया प्रोटॉन का, कि वो पॉजिटिव चार्ज कुछ और नहीं प्रोटॉन हो सकता है। फिर धीरे धीरे और डिस्कवरी की गई और चैडविक साहब ने पता लगाया कि न्यूट्रॉन नाम की भी चीज़ होती है जो कि न्यूट्रल है लेकिन वो प्रोटॉन के साथ ही है। मतलब न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के वहीं से कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ प्रॉपर्टीज, सारी बातें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, रेडियो एक्टिविटी में। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बना लेना और टॉपिक हमारे सामने है और यही सिलेबस है हमारे क्लास 10th का। अभी न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन भी रहेगा, वो मैंने लिखा नहीं, वो भी धीरे धीरे हम करते चलेंगे। तो बात करें अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और एटम की स्ट्रक्चर क्या है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहली चीज तो रदरफोर्ड साहब ने बताया कि भाई बीच में छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, कि मान लो ये है कोर इसकी और उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। तो मान लो हमने ब्लैक वाले बनाए प्रोटॉन्स और इसके चारों तरफ रेड वाले क्या बना दिए हमने, न्यूट्रॉन्स, कुछ इस तरह से। दीज आर दी न्यूट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन होते हैं लगभग उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। दीज आर दी न्यूट्रॉन्स। और यहीं पे ब्लैक वाले क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स। अब इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो कि एटम की स्ट्रक्चर प्रपोज की गई कुछ इस तरह से। दिस इज द ऑर्बिट फर्स्ट, दिस इज द सेकंड ऑर्बिट, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है -e फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हमारे पास, कुछ इस तरह से। यहाँ पे 5, 6, 7 और 8, नेक्स्ट में भी 8 होंगे, फिर 18 हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। 8, 18, 32 इस तरह से चलता है ग्राफ। अब यहाँ पे जो एटम की, ये एटॉमिक मॉडल है, इस छोटी सी चीज़ को बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो कोर है जिस पे पॉजिटिव चार्जेस है, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलके बना है। दोनों पे इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। इस पे कोई, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसे बोलते हैं ऑर्बिट या शेल और इस पे
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इस चीज़ का नाम है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ऐसे ही प्रोटॉन पे चार्ज मास कुछ होता है, इसे बोलते हैं एटॉमिक मॉडल, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के बना है। तो यहाँ से एटम की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई कि एटम कुछ ऐसा दिखता होगा, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, और इस न्यूक्लियस के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ एटम की, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ये चैडविक और इन्होंने मतलब चैडविक कह रहा है, ये जे थॉमसन सर ने से डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे सेकंड होता है तो साइज ऑफ एटम है, साइज ऑफ एटम जो निकल कर के आया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने बताया वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही जो साइज ऑफ न्यूक्लियस निकल कर के आया, न्यूक्लियस का साइज वो निकल कर के आया 10⁻⁻14 मीटर का। ये कुछ चीज़ें निकल कर के आई। ऐसे ही फोर्थ नंबर पे क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसके पास मास भी है, चार्ज भी, जो मैंने यहाँ लिखा है। फिर मैं लिखूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल कर आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। और फिफ्थ में मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये निकल कर के आया -1.6 10⁻⁻19 कूलम। और इसकी छठी प्रॉपर्टी निकल कर के आई क्या, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स गेट डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स गेट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एटम के स्ट्रक्चर की, और उस एटम में इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहीं से हमें पता लगाया, जो कि इन्होंने जे थॉमसन सर ने एटम की इससे इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अब यहीं पे बात करें अगर हम किसकी, न्यूक्लियस की, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हमें पता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें छोटी सी, तो उन्होंने इसमें बताया रदरफोर्ड साहब ने सबसे पहले कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस तो खाली है। तो इस एटम का सबसे ज़्यादा स्पेस खाली है, केवल बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, और चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं काफ़ी दूरी पे लगा रहे हैं। कितनी दूरी पे लगा रहे होंगे, 10⁴ दूरी पर, मतलब 10,000। अगर हम इमेजिन करो कि अगर एक फुटबॉल ग्राउंड है बहुत बड़ा, उस फुटबॉल ग्राउंड की जो बाउंड्री है पहला शेल है, और फुटबॉल ग्राउंड के बीच में बीचों बीच एक सुई की नोक रख दे, मान लो मार्कर है, इस मार्कर की नोक न्यूक्लियस का काम करेगी, और चारों तरफ फुटबॉल ग्राउंड की बाउंड्री खींच दो इसके चारों तरफ, तो फुटबॉल ग्राउंड की पहली बाउंड्री जो पहले शेल का काम करेगी, मतलब पूरा का पूरा स्पेस, बीच वाला स्पेस जो है खाली का खाली ही है। तो पहले ऑब्जर्वेशन पता लगाया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी ऑफ एटम, एटम का स्पेस एम्प्टी है। सेकंड पता लगाया पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर रहता है, पॉजिटिव चार्ज इज एट कोर, सेंट्रल कोर होता है ना। पॉजिटिव चार्ज किस, कॉल्ड न्यूक्लियस, कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, उसे ही न्यूक्लियस नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज को। अब यहीं पे जो न्यूक्लियस है किस किस से मिलके बना है, तो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों से मिलके बना है। न्यूक्लियस का साइज तुम्हें पता ही है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, द मास ऑफ प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के मास की बात की जाए तो वो होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। और यहीं पे मास ऑफ न्यूट्रॉन बिल्कुल प्रोटॉन के मास के बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली आता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दोनों हैं। अगर हम यहीं पे बात करें चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, पर अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये थी स्ट्रक्चर की बातें किसकी, न्यूक्लियस की और एटम की।
अब यहीं से अगर हम बात करें इस एटम के स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मास नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहीं पे हम बात करें मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब नोट करते रहना भाई। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो अगर हम बात करें छोटी सी चीज़, नंबर फर्स्ट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से। सेकंड चीज पढ़ेंगे हम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और थर्ड चीज पढ़ेंगे मास नंबर, मास नंबर। ठीक, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ऑन द एटम इज कॉल्ड नंबर ऑफ मास नंबर। मास नंबर का मतलब समझे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन टोटल नंबर कितना है उसे बोलते हैं मास नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास सिंबल है x, हम इसे कैसे शो करते हैं, z यहाँ, a यहाँ, यहाँ आएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ऊपर आता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड एज एटॉमिक मास माइनस मास नंबर, मतलब n इज इक्वल टू a माइनस z या a इज इक्वल टू n प्लस z। देखो बात भी सही है, मास नंबर किस किस से मिलकर बना है, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इसी से हम निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का किसी भी एटम के अंदर। तो ये हमारी चीज़ें होती है कुछ। अब यहीं से कुछ चीज़ आती है जिसे बोलते हैं आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार। ये एटम का अलग अलग रूप है। आइसोटोप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोबार मतलब जिनका एटॉमिक मास सेम हो, आइसोटोन नंबर जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो ये अलग अलग तीन चीज़ें मिलकर के बनती है। तो आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार। तो पहली चीज़ करें आइसोटोप, आइसोटोप्स, द एटम, the atoms which has same atomic number, जिस एटम के पास सेम एटॉमिक नंबर हो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन C12, ये कार्बन का एलिमेंट है, मतलब कार्बन का एटम है। इसी के बाद 6C14, ये भी कार्बन का एक आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास अलग अलग हो जाएगा। या अलग बात करें 6C16, ये सारे के सारे कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही अगर ये फर्स्ट है, सेकंड की बात करें, क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन में ये कितना होता है 1735, ये क्लोरीन एटम है। अगला होता है 17Cl37, ये भी क्लोरीन का एक दूसरा आइसोटोप है। तो कुल मिलाकर के आइसोटोप मतलब दिखा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम है। ऐसी सेकंड चीज आती है अगर हम बात करें आइसोबार्स, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स का मतलब होता है जिसके पास एटॉमिक मास सेम हो, या मास नंबर कह सकते हैं ना, विच हैज सेम मास नंबर, मास नंबर, तो उन्हें आइसोबार कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मैग्नीशियम के, तो सोडियम लिया हमने यहाँ पे और मैग्नीशियम लिया यहाँ पे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 लेकिन ये 23 होता है, जबकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 लेकिन मास नंबर 23 ही होता है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट था, सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 6C कार्बन, ये कितना होता है 12, ऐसे ही चलो 14 है कार्बन का ये, ऐसे ही 7 नाइट्रोजन 14, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एक आइसोबार से एक दूसरे के, एटॉमिक मास सेम है इनका। क्योंकि अब वहीं से बात करें अगर हम किसकी, आइसोटोन्स की, तो आइसोटोन्स क्या हो जाते हैं, देखो आइसोटोन्स वहीं से हम बात करें आइसोटोन्स की, तो आइसोटोन्स क्या हो जाते हैं, देखो आइसोटोन्स विच हैज सेम नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, जिनके पास न्यूट्रॉन नंबर ऑफ सेम हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि यही 11 Na23 और 12 Mg24। तो अगर इनमें ही देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। देखो कैसे 23 में से 11 का कितने बचेगा, 12 बचेगा, 24 में से 12 का कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाएंगे इसमें। तो इसे बोलते हैं आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार। अब अगर हमें कोई क्वेश्चन आया और हमसे कहा कि बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो क्वेश्चन है छोटा सा, हमसे कहा गया फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये हमें दिया एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट दिया, मान लो दिया सोडियम 1123। तो सिंपली नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास कितना 23, ये 11, तो कितना आया 12। अब एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन ये रहा और मास नंबर ये रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ मास नंबर 23, ठीक है ना। तो ठीक है, हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम एंड आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार। तो अब बात है रेडियो एक्टिविटी की कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, जो कि चैप्टर का नाम है। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इस रेडियो एक्टिविटी में। तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी सर हेनरी बैकरल ने 1896 में, और उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने यूरेनियम को फोटोग्राफिक प्लेट में लपेट करके अपने ड्रॉवर में रख दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने आकर के देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो ऑलरेडी अफेक्ट हो चुकी थी, मतलब वो फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ चुकी थी। उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग एलिमेंट के साथ करके देखा और रिजल्ट सेम मिला। उन्होंने देखा कि यार इसे हम अगर किसी क्रिस्टल के साथ करते हैं तो भी रिजल्ट मिल रहा है, प्लूटोनियम के साथ करते हैं तो भी रिजल्ट मिल रहा है, थोरियम के साथ करते हैं तो भी रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ है इनके अंदर से जो बार बार निकल रही है और फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रही है। तो वो क्या चीज़ है। तो धीरे धीरे उन्होंने जब स्टडी की तो वे रेस लगातार निकलती रही थी और वे इफेक्ट देख रहे थे कि क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने इफेक्ट का नाम रखा बैकुरल रेज, और उन रेज का बाद में नाम पड़ा अल्फा बीटा गामा रेज। तो मतलब ये जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकल रहे हैं किसी भी सब्सटेंस से, इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस और फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो यही चीज़ें थी सारी के सारी। अब ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये न्यूक्लियस फिनोमिना है, मतलब ये ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन से निकल रहे हो बाहर या एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन तैर रहे हैं उनसे, सारी के सारी रिएक्टिविटी का जो फिनोमिना है वो न्यूक्लियस की वजह से है। क्योंकि न्यूक्लियस जैसे जैसे हैवी होता जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल को स्टेबल करने की वजह से कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन साथ साथ निकलते रहते हैं। अगर दो प्रोटॉन साथ निकल गए तो मतलब वो अल्फा पार्टिकल निकला है, एक न्यूट्रॉन निकला है तो समझ लो वो एक प्रोटॉन निकला है, या इलेक्ट्रॉन निकला है तो समझ जाओ वो बीटा पार्टिकल निकला है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हमने नाम दिया। तो वहीं से बात करते हैं किसकी, रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी तो इसे हम कहें द स्पॉन्टेनियस एमिशन, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स from the nucleus is called रेडियो एक्टिविटी। इसे ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा ये लेड की दीवारें ली, लेड क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि रेडिएशन बहुत खतरनाक है। तो यहाँ से कुछ ऐसे कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं। ये अल्फा, ये गामा और ये बीटा। तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि क्या, अल्फा पॉजिटिव चार्ज है, बीटा नेगेटिव चार्ज है, गामा न्यूट्रल है, ये पेनिट्रेट कर जाता है, किसी की पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है, किसी की लो होती है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के इसी एमिशन को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो समझ में आई बात, रेडियो एक्टिविटी क्या है। हेनरी बैकुरल सर ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब इस अल्फा बीटा गामा पार्टिकल जो पार्टिकल्स थे, इनका नेचर कैसा है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन प्रॉपर्टीज का पता लगाने के लिए रदरफोर्ड सर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल।
रेडियो एक्टिविटी हमने पढ़ लिया। तो क्या क्या अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने की कोशिश की। अल्फा की प्रॉपर्टीज क्या है, बीटा की प्रॉपर्टीज क्या है, गामा की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने देखी, अगर हम बात करें अल्फा प्रॉपर्टीज, अल्फा पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करें अगर हम, तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा दिया, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन, अच्छा अभी ऐसे ही चल रहा है इनका एक्सपेरिमेंट का, तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे, आप लोगों को दिख रहा है इस तरह से। तो उन्होंने पता लगाया कि जो पार्टिकल लेफ्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हुआ है वो अल्फा होगा, पॉजिटिव चार्ज, जो पार्टिकल राइट की तरफ को डिफ्लेक्ट हुआ है बीटा होगा, और जो पार्टिकल सीधा चला गया अनडिफ्लेक्टेड वो गामा होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हमें पता लगेगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता था, इसे हम देखते हैं, ये फोर्स, ये क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होता था करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, देखो क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ को, और पॉजिटिव चार्ज जो करंट साथ साथ चलेगी, तो पॉजिटिव चार्ज के करंट साथ साथ, तो फोर्स कहाँ को लगेगा, इस तरफ को। तो मतलब जो पार्टिकल इस तरफ को डिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, और अगर हम करंट को नीचे रखेंगे तो इस तरफ को फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट को नीचे रखा तो फोर्स लगा इस तरफ को, मतलब वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। करंट नीचे को रखा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो इस वजह से हमने करंट को नेगेटिव रखा, नेगेटिव चार्ज के लिए नीचे रखा, और जहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चला जाएगा। तो उन्होंने बताया कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया कि यहीं पे इन्होंने क्या काम किया कि यहाँ से फिर से दोबारा से एलिमेंट लिया कुछ इस तरह से, और यहाँ पे प्लेट रखी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की, और यहाँ पर रखी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की, और यहाँ से फिर से एमिशन कराया। तो देखता है कि इधर की तरफ को मुड़े कुछ पार्टिकल, कुछ सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल इस तरफ को मुड़ गए। तो अल्फा, ये बीटा, ये गामा, फिर से क्योंकि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव तक को अट्रैक्ट होगा, बीटा पे नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव तक को, और गामा न्यूट्रल है तो कोई अट्रैक्शन होगा नहीं। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने कुछ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट किया, डिसाइड किया कि इनकी प्रॉपर्टीज ये हो सकती है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है अल्फा पार्टिकल की। तो अगर हम अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली चीज़, अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के मास के। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज दुगना होता है प्रोटॉन के चार्ज का, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई जो पेनिट्रेशन पावर है, क्योंकि हैवी है, हैवी होने की वजह से पेनिट्रेशन पावर बहुत लो है, ये जल्दी से किसी चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकता, भेद नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता। नंबर 3, इसके आयोनाइजेशन पावर बहुत हाई होती है, ये एकदम आयोनाइज हो जाता है और एमिट कर जाता है, एकदम से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के कुछ प्रॉपर्टीज है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहे होंगे अल्फा पार्टिकल्स के, इन्हें याद कर लेना चाहिए। कम से कम 6 प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। इनकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है, लाइट की स्पीड तो नहीं होती लेकिन काफ़ी स्पीड से मूव करते हैं। ऐसे कुछ बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज थी। बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज में क्या देखा गया कि बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज का मतलब कि बीटा पार्टिकल पर जो चार्ज है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज है, या प्रोटॉन कह सकते हैं सब, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, क्योंकि एक प्रोटॉन मतलब एक बीटा पार्टिकल निकला है। दूसरी चीज़, बीटा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है। बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका मास कम है अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में। इसके आयोनाइजेशन पावर कम होती है क्योंकि अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में थोड़ा कम आयन होते हैं इसके पास। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है बीटा पार्टिकल की, जो कि तुम्हें दिख रही होगी बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टी। ऐसे ही गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ है। गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या बताती है, गामा पार्टिकल चूँकि एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का। तो गामा पार्टिकल के पास जो चार्ज होगा वो तो जीरो होगा, कोई चार्ज ही नहीं, लेकिन उसका मास बीटा पार्टिकल के मास के लगभग बराबर होता है। तो गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी तुम्हारे सामने आ रही होंगी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टी। देखो 4 प्रॉपर्टी याद रखो, सिंपल मैं बताता हूँ। पहला, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, चार्ज प्रोटॉन के मास का 2 गुना होता है। 2 प्रॉपर्टी होगा, अलग अलग करके लिख सकते हैं। तीसरा, ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर देती है। चौथी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट साइड को, और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। ये अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ थी। बाकी तुम कितने भी लिख सकते हो, 7, 8, 15, 20 तक भी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन 5 प्रॉपर्टी याद है, काफ़ी है, सफिशिएंट। तो प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दी यहाँ पे, मतलब देखा आपने वे प्रॉपर्टीज है इसकी सारी की सारी। अब हमने क्या देखा कि प्रॉपर्टीज़ अल्फा ये सारी की सारी। रेडियो एक्टिविटी का कॉज क्या है, रेडियो एक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है, न्यूक्लियस फिनोमिना है। न्यूक्लियस में से लगातार अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो न्यूक्लियस पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ऐसा हो क्यों रहा। जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉज का, अगर हम बात करें कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी
एक्टिविटी। तो कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कि मान लो हमारे पास न्यूक्लियस है, अब एक काफ़ी हैवी न्यूक्लियस है मान लो, है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे ये प्रोटॉन्स भरे पड़े, खचाखच भरे पड़े इस तरह से ये हुए, और यहीं पे न्यूट्रॉन्स कुछ भरे पड़े हैं खचाखच, मतलब जगह भी नहीं है, इतने सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे ऐसे भरे पड़े हैं, दिख रहा होगा आपको भीड़ भाड़ कितनी ज़्यादा है। अब क्या होगा जब इसमें इतनी सारी भीड़ है, तो एक घर छोटा है, लोग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, घर छोटा है, लोग बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, कुछ लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस अपने आप ही डिसाइड करना है कि किसको बाहर निकालना है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो क्या होगा, कुछ एमिशन निकल जाता है गामा की फॉर्म में, कुछ एमिशन निकल जाता है अल्फा की फॉर्म में, कुछ एमिशन निकल जाता है बीटा की फॉर्म में। तो कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जो एमिशन होता है, रेडियोएक्टिव एमिशन, इसे ही बोलते हैं कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी। टू अचीव द स्टेबिलिटी, टू अचीव द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस is called cause of radioactivity, cause of radioactivity। ठीक है, और ये कौन सा कॉज है, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में निकलते रहते हैं ये। अब क्या होगा न्यूक्लियस का, कौन सा न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट होगा, देखो हैवी न्यूक्लियस है, उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल निकले, मतलब प्रोटॉन निकल गए। तो प्रोटॉन निकलने के बाद वो जो न्यूक्लियस है वो पहले की तरह नहीं रहा, वो चेंज हुआ होगा। तो किस तरह से चेंज हुआ होगा, कुछ इस तरह से चेंज हुआ होगा कि लेट्स से दिस इज द एक्स एलिमेंट और ये इसका जेड है, जो इसका ए है। इसमें से अगर एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाता है तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी और एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाएगी। ये बात याद रखना, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, एटॉमिक मास में 4 की कमी, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन साथ साथ निकल गए। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का एक साथ निकल जाना, ये अल्फा पार्टिकल कहलाता है। बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, एक प्रोटॉन का निकल जाना, बीटा पार्टिकल। गामा का मतलब क्या होता है, ना तो कोई न्यूट्रॉन निकला ना कोई प्रोटॉन निकला, गामा ऐसा कैसे ही। तो ऐसे ही अगर हम फिर से बात करें जेड एक्स ए, यह एलिमेंट, अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकल जाता है तो इसके एटॉमिक नंबर में 1 की कमी, वो 1 की बढ़ोतरी, एटॉमिक मास में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं आएगी कि कैसे अल्फा बीटा गामा। लेकिन अगर हम बात करें जेड एक्स ए अगेन और एक गामा पार्टिकल को निकाले तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। यही है कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी के अल्फा पार्टिकल से क्या दिक्कत आई, मतलब क्या चेंजेस आए, बीटा से क्या है तो गामा से क्या क्या चेंजेस आए। तो एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्जन होता रहता है, यही चीज़ें हैं सारी की सारी। तो जैसे अगर हम बात करें छोटी छोटी चीज़ों की, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए याद रखना, बीटा पार्टिकल का मतलब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। जैसे हमसे कहा कि क्वेश्चन है सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा कि ये एक्स एलिमेंट है और ये जेड है और ये ए है, इसमें से 2 अल्फा पार्टिकल बाहर निकले और यहाँ पे कुछ बना होगा y, फिर इस y में से 3 बीटा पार्टिकल निकल गए, फिर बना होगा यहाँ z, इस z में से 4 गामा पार्टिकल निकले। तो बताओ फाइनल एलिमेंट क्या बनेगा। ठीक, तो करना क्या है, 2 अल्फा, एक अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 के नीचे कमी 4 के ऊपर, 2 का मतलब 4 के नीचे कमी और 8 के ऊपर कमी, 3 बीटा पार्टिकल मतलब 3 का एडिशन, एडिशन किस में, एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास वैसे का वैसे रहेगा। तो z-4 + 3 है ना, और इसमें क्या आएगा a-8 ऐसे ही रहेगा, और गामा में कोई फर्क नहीं पड़ता, z-4 के बाद z-1 और ये बन जाएगा जो भी बने, मान लो a बना a-8। तो इस तरह से फाइनल एलिमेंट हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे अल्फा बीटा गामा डी के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना इसका, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, हमसे कहा कि यूरेनियम 92 238, इसमें से 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए, बताओ फाइनल एलिमेंट क्या बनेगा। तो 2 अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब नीचे 88 आ जाएगा, क्योंकि 4 की कमी नीचे, 8 की कमी ऊपर, 230 ऊपर आ जाएगा, बड़ा सिंपल। इसी में से अगर हम एक बीटा निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा भला, तो यूरेनियम, ये कुछ और बनेगा बहरहाल, मान लो x बना, यहाँ y बन जाएगा, यूरेनियम यहाँ 89 आ जाएगा और 230 ही रहेगा। इस तरह से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का मिशन होता रहता है, हम इसे बता सकते हैं।